आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीजनल रूरल बैंक। आखिर क्या जरूरत थी रीजनल रूरल बैंक आने की और इसके क्या फंक्शन है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। आखिर ये होता क्या है रीजनल रूरल बैंक? ये एक हाइब्रिड टाइप का बैंक है। हाइब्रिड कैसे? क्योंकि ये दो बैंक के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको मिला के ही बना है। इसमें दो बैंक के एडवांटेजेस होते हैं, एक होता है कॉमर्शियल बैंक और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक एक बिजनेस ओरिएंटेड बैंक है जिसमें पूरी तरह से रिसोर्सेज होते हैं, क्रेडिट का मोबिलाइजेशन अच्छा होता है और एक ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। तो इसका जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, रिसोर्स ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे कॉमर्शियल बैंक के एडवांटेजेस इसमें ऐड हो गए। और कोऑपरेटिव बैंक में कैसे? क्योंकि रूरल ओरिएंटेशन होता है कोऑपरेटिव बैंक, इसमें रूरल जैसा एनवायरनमेंट होता है, लोकल लैंग्वेज चलती है, तो ये इन दोनों को मिला के एक नया सिस्टम बना, वो होता है रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें क्या था कि इसमें क्रेडिट भी अच्छे से होने लगा, साथ ही साथ इसमें लोकल लैंग्वेज चलती थी, जिसके कारण जो फार्मर्स थे वो फाइनेंस के लिए रीजनल रूरल बैंक में जाने से डरते नहीं थे। क्योंकि जब वो कॉमर्शियल बैंक के पास जाते थे तो उनका जो प्रोसीजर था वो बहुत लंबा होता था फाइनेंस देने का, तो वो डरते थे कॉमर्शियल बैंक के पास जाने से। इसलिए एक ये नया सिस्टम आया रीजनल रूरल बैंक, जिसमें ये प्रोसीजर बहुत आसान कर दिया और फार्मर्स के लिए सुविधा हो गई। अभी कैसे किन किन लोगों को ये फाइनेंस देता है? ये ऐसे लोगों को फाइनेंस देता है जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी कम होती है। ओके, और वो लोग कौन होते हैं जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी कम होती है? ये होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत कम होती है, एग्रीकल्चरल लेबर, आर्टिसंस, एंटरप्रीनियर जो कि अभी उभर रहे हैं, या फिर स्टार्टअप जो अपना नया स्टार्टअप एग्रीकल्चर में बनाना चाहते हैं या रूरल एरिया में खोलना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं एंटरप्रीनियरशिप इज द कॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ओके तो ये था ये एंटरप्रीनियर, जो ऐसे एंटरप्रीनियर हैं जो कि उभर रहे हैं या स्टार्टअप खोल रहे हैं रूरल एरियाज में, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ इसके अलाइड एक्टिविटीज में भी ये लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, इन सबको ये लोन देता है। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री, आखिर ये कैसे डेवलप हुआ। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो जानना चाहती थी कि आखिर रूरल कल्चर में क्या चल रहा है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, और उनकी फाइनेंस की नीड को कौन फुलफिल करता है। तो फिर उनने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैनशिप उनने दी नरसिम्हा को, और ये कब दी थी? 1975 में। अब ये नरसिम्हा कमेटी थी, ये विलेज में गई, उनने देखा कि कोऑपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक की क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। और इन डेफिशिएंसी को देखते हुए उनने एक नया सिस्टम बनाया जो कि रूरल ओरिएंटेड था और स्टेट स्पॉन्सर्ड था। क्या था? स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड और रूरल ओरिएंटेड। और इस बैंक का नाम था आरआरबी, जो कि एक उनके अंदर जो एनवायरमेंट होता है वो लोकल होता है, और साथ ही साथ वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं कॉमर्शियल बैंक की तरह। बिजनेस ओरिएंटेड कैसे? कि उनके पास जो डिपॉजिट होता है वो मोबिलाइज हो सकता है, और ये सेंट्रल मनी मार्केट से भी असेस रहते हैं, और इनमें मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ये सब कुछ होता है, और साथ ही साथ इनमें रूरल एनवायरनमेंट होता है। इसलिए ये एक बेस्ट सिस्टम था। आरआरबी इज द बेस्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड। अब ये जो इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, अब इसको एक्सेप्ट कब किया गवर्नमेंट में? वो किया था 1976। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरआरबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1976 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से एक बन गया कि कब एस्टेब्लिश हुआ था हमारा आरआरबी? 1976 में। ये और किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारा आरआरबी एस्टेब्लिश हुआ था 1976 में। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं आरआरबी के? इस आइडिया क्या था आरआरबी एस्टेब्लिश होने का? जो बैकवर्ड एरिया होते हैं, ट्राइबल एरिया होते हैं, वहाँ पे कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक कितने ज्यादा पुअर थे और एस्टेब्लिश नहीं थे, वहाँ पे वो थे ही नहीं कॉमर्शियल बैंक, और उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा पुअर थी। तो इस ऐसे एरिया में आरआरबी को एस्टेब्लिश किया गया, आरआरबी को बनाया गया। अब डिफरेंस क्या होता है आरआरबी और कॉमर्शियल बैंक में? जो आरआरबी होते हैं वो एक कन्फाइंड बाउंड्री के अंदर वर्क करते हैं। किसमें वर्क करते हैं? एक कन्फाइंड रीजन के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर ये वर्क करते हैं। ओके, अब वो
कितनी हो सकती है इनके अंदर, 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट आती है इनके अंदर काम करने में, और कितने लोग होते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका जो टास्क होता है ना आरआरबी का, वो कॉस्ट को कम करता है, यानी कि जो इनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण इनमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो कॉमर्शियल बैंक के एम्प्लॉय से कम होती है, और लेकिन इनकी जो सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बराबर होती है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इस पे स्टार मार्क करना कि आरआरबी को कौन स्पॉन्सर्ड करता है। आरआरबी इज स्पॉन्सर्ड बाय शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। कौन करता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरआरबी को स्पॉन्सर्ड करती है। और एक जो कुछ जो नॉन पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक होती है जो कि नॉन पब्लिक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ये भी इसको लोन दे सकती हैं, फाइनेंस दे सकती हैं, मतलब सॉरी स्पॉन्सर कर सकती हैं। ये आरआरबी को स्पॉन्सर करने की बात हो रही है, तो इनको ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक तो स्पॉन्सर करते ही है, लेकिन कुछ नॉन पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक भी इसे स्पॉन्सर कर सकती हैं और कोऑपरेटिव बैंक भी इसे स्पॉन्सर कर सकती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम देखते हैं कि जो स्पॉन्सरिंग बैंक होती है वो इनको एक मैनेजमेंट की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें इनका एक एम्प्लॉय होता है जो कॉमर्शियल बैंक में काम कर रहा है, स्पॉन्सर्ड कॉमर्शियल बैंक में, वो जाता है स्टार्टिंग के 5 साल के लिए आरआरबी में मैनेजमेंट का काम करता है, जब तक ये खुद ही अपने ऊपर फुली इंडिपेंडेंट ना हो जाए और अपने मैनेजमेंट को ही अच्छे से खुद ही निकल ले। ओके, अब देखते हैं हम कि जो मैनेजमेंट होता है आरआरबी का वो 9 मेंबर्स के थ्रू होता है। अब ये 9 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, इनका हेड कौन होता है? ये जो 9 मेंबर्स होते हैं इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो कि हेड होता है इनका चेयरमैन। और ये चेयरमैन कहाँ से सिलेक्ट होता है? ये होता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से, जिन्हें जो वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो कि इन आरआरबी को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, यानी कि स्पॉन्सर बैंक से एक चेयरमैन होता है, वो सिलेक्ट होता है, जो कि इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करता है? मैनेज करता है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होता है, तो इसमें 3 नॉमिनी होते हैं, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, 2 नॉमिनी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, और 4 होते हैं जिसमें से एक चेयरमैन होता है। इस 4 मेंबर्स में से एक कौन होता है? चेयरमैन होता है। और ये 4 मेंबर्स कहाँ से सिलेक्ट होते हैं? स्पॉन्सर कॉमर्शियल बैंक से। ओके, ये याद रखना कि इन जो ये 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनको कौन चलाता है? कॉमर्शियल बैंक से सिलेक्ट होके एक चेयरमैन आता है, वो इनको मैनेज करता है। और लेकिन स्टार्टिंग का जो 5 साल होते हैं उनको उनमें जो मैनेजमेंट का काम करता है वो यही चेयरमैन करता है। ओके, अब देखते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये स्पॉन्सरशिप में आरआरबी को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, स्पॉन्सर बैंक का 35%। अगर आपको क्वेश्चन में आए इन ये तीनों आपको ऑप्शन में दे रखे हो और नीचे ऑल ऑफ दीज होगा तो आप ऑल ऑफ दीज ही लगाएंगे, लेकिन यदि ये तीनों ऑप्शन में आए और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लगाएंगे स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आरआरबी के। सो टू डेवलप रूरल इकोनॉमी। अब हम जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए या अर्बन एरिया के लिए तो कॉमर्शियल बैंक पहले से ही है, तो हमें रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आरआरबी बने थे, रीजनल रूरल बैंक। और ये क्रेडिट कैसे लोगों को प्रोवाइड करते हैं? एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को। और एलाइड एक्टिविटीज में कौन आ जाती है? हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, इन सबको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज होती है या जो लोग एंटरप्राइज खोल रहे हैं अपना या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं रूरल एरियाज में, उनको ये फाइनेंस से सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू रिड्यूस द। और ये डिपेंडेंस को कम करता है। जो वीकर सेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइवेट मनी लेंडर पे ही डिपेंड करते थे मनी के लिए। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक का जो प्रोसीजर होता था फाइनेंस देने का वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, इसलिए ये लोग उसके पास जाने से डरते थे। इसलिए इसने क्या किया, इनकी जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए ये प्रोसीजर को बहुत सिंपल कर दिया रीजनल रूरल बैंक में। और उनको इसलिए ये एनकरेज किया कि ये लोग रीजनल रूरल बैंक में ही जाएं लोन लेने के लिए। और ये गैप को जो गैप क्रिएट हो जाता है कैसे, किसके द्वारा? मोराटोरियम के द्वारा बोरोइंग्स पे फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर, उन्हें भी फिल करता है। मोराटोरियम क्या होता है
क्या होता है कि जब फार्मर्स लोन लेता है प्राइवेट मनी लेंडर पे, तो उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो फार्मर होता है वो डेब्ट में चला जाता है, उस पर कर्ज पे कर्ज आते चले जाते हैं। तो कर्ज पे कर्ज आते चले जाते हैं, तो ये मोराटोरियम एक ऐसी ऑथोराइजेशन होती है, ये एक लीगल ऑथोराइजेशन होती है जो कि डेप्टर्स को क्या करती है, उनकी जो पेमेंट होती है उसको पोस्टपोन करवा देती है। तो इन गैप को फुलफिल करने के लिए रीजनल रूरल बैंक पैसे प्रोवाइड करता है ताकि वो भर सकें बैंक, और ये जो गैप जो पैदा हो रहा है ये समय का, ये डेप्टर्स पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसको कम करते हैं। और फिर अगला हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कि जो ये बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज होते हैं उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता है, बेटर बनाता है। कैसे बनाता है? अपनी नई नई ब्रांचेस खोल के। अब क्या होता है, जो ये पुअर पीपल होते हैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करता है उनकी कंजप्शन नीड में। हमने पढ़ा था कंजप्शन लोन होते हैं और एक प्रोडक्शन लोन्स होते हैं, ऐसे कई तरह के हमने लोन्स पढ़े थे। तो कंजप्शन लोन वो होते हैं जो कि अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि आखिर ये कैसे फंक्शन करते हैं आरआरबी। तो मैंने आपको बताया था कि आरआरबी को स्पॉन्सर कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक इसे स्पॉन्सर करता है। और इसलिए इसका एरिया कितना होता है? 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट तक हो जाता है। और इसमें कितने लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करता है? अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसमें जो स्पॉन्सरशिप होती है उसमें कंट्रीब्यूशन कितना होता है लोन देने का? वो होता है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, जो कि स्पॉन्सर करती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो इशू कैपिटल होता है वो कितना होता है? 25 लाख होता है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, जो ये आरआरबी चार्ज करते हैं अपने लोन पे, वो कम होता है। कॉमर्शियल बैंक से ये कम होता है, लेकिन ये जो पीएसीएस होते हैं उनके बराबर होता है। अभी पीएसीएस क्या होता है? ये होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सबसे लो लेवल की सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो कि विलेज या फिर पंचायत लेवल पर काम करती हैं, और ये बहुत कम इंटरेस्ट लेवल पर लोन प्रोवाइड करती हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है जो ये चार्ज करते हैं अपने लोन पे, वो पीएसीएस के बराबर होता है। लेकिन जो इनके पास जो डिपॉजिट आता है उन पे जो ये लोन इंटरेस्ट देते हैं वो 0.5% ज्यादा होता है कॉमर्शियल बैंक से। ये आपको याद रखना है कि ये कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने डिपॉजिट पे, वो 0.5% ज्यादा होता है कॉमर्शियल बैंक से। तो ये एक और डिफरेंस हो गया। अब मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताए थे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कि इनका आरआरबी का जो एरिया होता है वर्क करने का वो कन्फाइंड होता है मेनली 1 to 2 डिस्ट्रिक्ट तक ही। और दूसरा क्या बताया था, इनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होता है, इसलिए इनकी सैलरी कॉमर्शियल बैंक के एम्प्लॉय से कम होती है। और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर होती है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर होती है। ओके, और तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि ये अपने जो लोन्स होते हैं उन पर जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो कम होता है कॉमर्शियल बैंक से। और चौथा कि ये 0.5% इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं अपने डिपॉजिट पे। तो ये याद रखना, ये डिफरेंस। अब अगला जो इसका फीचर होता है कि लोकल लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने ट्रांजैक्शन में, जो कि इसका एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये लोकल लैंग्वेज को यूज करते हैं, जिससे कि फार्मर्स या फिर रूरल पीपल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है बहुत कम होता है जिसके कॉमर्शियल बैंक से। ओके, भी होते हैं, उनका जो प्रोसीजर होता है लोन देने का ट्रांजैक्शन का, वो भी बहुत सिंपल होता है और इनमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती जैसे कॉमर्शियल बैंक में होती थी, जिसके कारण जो फार्मर्स थे वो इनके पास जाने से डरते थे और वो प्राइवेट मनी लेंडर से ही पैसे ले लेते थे। अब देखिए, जो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया। और फिर जो इनिशियली था उस आरआरबी केवल 5 बने थे जब ये ऑर्डिनेंस आया था। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि आरआरबी से तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया बाय रीजनल रूरल बैंक। उनने इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया बाय रीजनल रूरल बैंक। एक मिनट, हाँ, इनने इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया रीजनल रूरल बैंक एक्ट से, जो कि 1976 में आया था। और ये ऑर्डिनेंस कब बना था? 1975 में। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर? वो था नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये 1975 में ऑर्डिनेंस बना। फिर 1976 में ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट ने इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया। अब ये स्टार्टिंग के जो ये स्पॉन्सर्ड बैंक है,
ठीक है, जो कि ये 5 बैंक बने थे स्टार्टिंग में, जो कि ऑर्डिनेंस में बने थे, और ये जो नेम ऑफ आरआरबीज है, इनको स्पॉन्सर करने वाले बैंक और इनके हेडक्वार्टर कहाँ थे, इन्हें आप देख लेना। और आज की वीडियो यहाँ तक ही। हमने इसमें क्या डिस्कस किया, आरआरबी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, हो सकती थी, हमने वो डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम किसान क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे।